नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो लास्ट वीक में हम लोगों ने चर्चा किया था कि श्रील प्रभुपाद अपने कुछ भक्तों के साथ में कहाँ गए थे, कुरुक्षेत्र में, इस्कॉन के लिए, इस्कॉन टेम्पल के लिए जगह देखने के लिए। और वहां पे उन्होंने कहीं जगह देखा, ब्रह्म सरोवर में वहां पे कुछ जगह देखा। उसके बाद वो ज्योतिषार उस जगह पे कुरुक्षेत्र के वहां पे गए और वो जगह उनको काफी पसंद आया। और फिर प्रभुपाद वहां से डिवोटीज को लेके वापस दिल्ली टेम्पल आए। तो अब जो है इस्कॉन के सेंटर्स काफी बढ़ रहे हैं और प्रभुपाद का एक इच्छा था कि इस्कॉन में एटलीस्ट 108 मंदिर हो, और 108 मंदिर और इतना सुंदर सोसाइटी हो कि ये जो इस्कॉन है, ये 108 मंदिर का साथ ये प्रभुपाद का एक तरह से उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरणों में एक ऑफरिंग होगा। तो ये प्रभुपाद का इच्छा था और उनका ये इच्छा था कि ये जो 108 मंदिर, ये बहुत बड़ी बात है। और इस मंदिर, इतने सारे विशाल मंदिर को आगे जाके उनकी जो शिष्य हैं, प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, वो सारे इस मंदिर को मेंटेन करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। ये उनकी शिष्य के उन प्रभुपाद के चरणों में ऑफरिंग होगा। तो इस तरह से प्रभुपाद का ये इच्छा था। और समय के साथ साथ इस्कॉन के मंदिर की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे लग रहा है कि जो प्रभुपाद की इच्छा पूर्ण होने में ज्यादा देर नहीं है। तो अमेरिका और बाहर विदेशों में तो मंदिर की संख्या बढ़ ही रहा है। भारत में भी जो है मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। तो जैसे हमने देखा अभी तक मायापुर में और बॉम्बे में, जुहू में और वृंदावन में ये 3 विशाल मंदिर का निर्माण कार्य हो चुका है और हो रहा है। और कलकत्ता में भी एक मंदिर है इस्कॉन का, और दिल्ली में भी एक छोटा सा सेंटर शुरू हो गया है। और इंडिया में जो प्रचार है अभी प्रभुपाद का, फोकस इंडिया में काफी बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया जो है पुण्य भूमि है और महाप्रभु का ये आदेश है कि भारत वर्ष में जो भी जन्म लिया है वो आगे जाके गुरु होके पूरा विश्व में प्रचार करे। लेकिन प्रभुपाद को भारत में ज्यादा सफलता नहीं मिला था और कहीं भारत के लोग जो हैं, इंडियंस, ज्यादा प्रभुपाद के इस मिशन में जुड़े नहीं थे अभी तक। और इसीलिए इंडिया में भी जब जो मंदिर का निर्माण हो रहा है और मंदिर का मैनेजमेंट हो रहा है, ज्यादातर प्रभुपाद के विदेशी भक्त लोगों ने ही इसको कर रहे हैं। तो इसमें कुछ लिमिटेशंस हो रहे हैं, क्योंकि विदेश से कुछ ही डिवोटीज को ये वीजा मिल रहे हैं और विदेशी का मंदिर का मैनेजमेंट का साथ साथ ये इंडिया में आके उनको इंडिया के प्रोग्राम को करना है, इंडिया के मंदिर को स्थापन करना है। लेकिन अभी जो है 1975 के दिसंबर में प्रभुपाद कुरुक्षेत्र में वो देख के आए लैंड को, और प्रभुपाद को उस समय तक काफी सारे इंडियंस भी इंटरेस्टेड मिलने लगे, इंटरेस्टेड इंडियन डिवोटीज, सिंसियर डिवोटीज मिलने लगे। तो उनमें से एक थे गौर गोविंद स्वामी महाराज। तो गौर गोविंद महाराज वो उड़ीसा के थे और वो बचपन से ही वो भक्त थे। लेकिन वो जो है वो एक टीचर थे और करीब 45 इयर्स में 1974 में रामनवमी में गौर गोविंद स्वामी महाराज वो संन्यास लेने के लिए गृह को त्याग किया और वो चल पड़े कि ऐसे गुरु की संधान में जो उनको सही भक्ति दे सकते हैं और उनको संन्यास उन्हीं से लेना है। तो गौर गोविंद महाराज संन्यास लेने के उद्देश्य से वो निकल पड़े और उनका एक कंडीशन था कि वो बचपन से वो सीखे हुए थे भक्ति, तो उनको पता था कि शुद्ध भक्ति का क्या वो है।
तो उनको पता है कि कृष्ण परम भगवान है, और चैतन्य महाप्रभु ने जो शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, और श्रीमद् भागवतम जो है भक्ति के लिए सबसे उत्तम ग्रंथ है। तो उनको ये लगा कि ये तीनों चीज जहां पे मुझे मिलेगा, जो मुझे ये तीनों चीज दे सकेंगे, वही है जो उसी गुरु को मैं समर्पण करूंगा। इस तरह से वो सोच के निकल पड़े थे, और उन्होंने कई सारे जगह तीर्थ स्थान को भ्रमण कर चुके थे, लेकिन उनको कोई गुरु नहीं मिला था जिनसे वो इम्प्रेस नहीं हुए। तो फाइनली वो वृंदावन में आए, और वहां पे कृष्ण बलराम मंदिर में का सामने एक बोर्ड लगा हुआ था, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो वो थोड़ा क्यूरियस हुए कि ये क्या है, चलो जाके अंदर जाके देखते हैं। तो वो अंदर आए, और कई भक्त जो थे प्रभुपाद के शिष्य, उन्होंने उनका हाथ में एक बैक टू गॉड हेड मैगजीन दिया। तो बैक टू गॉड हेड मैगजीन जैसे वो पढ़ने लगे, तो उनको वही सारी चीज देखने लगे कि कृष्ण ही परम भगवान है, और चैतन्य महाप्रभु ही जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और जो हाईएस्ट भक्ति वो दिए इस कलयुग में सबके लिए। और श्रीमद् भागवतम इज द एसेंस ऑफ वैदिक लिटरेचर्स। तो ये जो है बैक टू गॉड हेड मैगजीन, वहां पे बैठ के वो जब पढ़े, तो उनको समझ में आ गया कि यही चीज तो मैं ढूंढ रहा हूं, और तुरंत वो प्रभुपाद से मिलने के लिए रिक्वेस्ट किए। और वो प्रभुपाद से जैसे ही मिले, जाके प्रभुपाद को प्रणाम किया, और जैसे ही प्रभुपाद से मिले, प्रभुपाद ने सबसे पहला उनसे प्रश्न पूछा कि क्या तुमने सन्यास ले लिया? जबकि उन्होंने सन्यास लेने के लिए निकले हैं, उनका मन में यही इच्छा है कि मुझे सन्यास लेना है। तो प्रभुपाद ने ये पूछा, क्या तुमने सन्यास ले लिया है? तो उन्होंने कहा कि ना, मैंने सन्यास नहीं लिया है। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं तुमको सन्यास दूंगा। और वो समझ गए कि प्रभुपाद उनके हृदय की बातें जानते हैं, और वो बहुत खुश हो गए। तो प्रभुपाद गौर गोविंद महाराज को रामनवमी में 1975 में, जिस दिन कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसी दिन गौर गोविंद महाराज को सन्यास दिया था। और उनको फिर उन्होंने प्रभुपाद ने भेजा उड़ीसा में, भुवनेश्वर में एक जगह मिला था इस्कॉन को। तो जैसे अभी धीरे धीरे इंडिया में पॉपुलैरिटी इस्कॉन की बढ़ रही है, ऐसे ऐसे कई सारे लोग सामने आ रहे हैं इस्कॉन को सहायता करने के लिए। कई लोग जो है इस तरह से लैंड अपनी जगह इस्कॉन मंदिर के लिए देने के लिए उत्सुक हुए। तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे जो वहां पे भुवनेश्वर में, थोड़ा सा आउटस्कर्ट में था, वो जगह दिया था इस्कॉन को। और प्रभुपाद सोच ही रहे थे कि किसको वहां पे भेजूं जो उस जगह को डेवलप कर सकते हैं और वहां पे एक मंदिर बना सकते हैं। तो जब गौर गोविंद महाराज आए, तो गौर गोविंद महाराज उड़ीसा से ही थे, तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि आप जाओ और उस जगह को आप डेवलप करो। तो गौर गोविंद महाराज चले गए वहां पे, और भुवनेश्वर में वो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं उस जगह को डेवलप करने के लिए और वहां पे मंदिर स्थापना करने के लिए। अब इस दौरान जो है इस तरह से प्रभुपाद के जो मंदिर की संख्या बढ़ रही है। हैदराबाद में भी एक जगह प्रभुपाद को मिल गया जहाँ पे इस्कॉन के लिए दिया गया है वो जगह। तो वहां पे प्रभुपाद ने महान स्वामी को भेजा और वहां पे जो है मंदिर का कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उनको आदेश दिया। और अहमदाबाद में यशोमती नंदन प्रभु को भेजा कि वहां पे अहमदाबाद में भी कुछ प्रोग्राम, कुछ सेंटर स्टार्ट करें। तो इस तरह से अभी इस्कॉन में एक एक सेंटर धीरे धीरे खुल रहे हैं, कहीं लोग सामने आ रहे हैं हेल्प करने के लिए। तो अब वो स्ट्रगल नहीं रहा प्रभुपाद का, जो स्ट्रगल प्रभुपाद को इस्कॉन स्थापन करने से पहले था। जब अमेरिका जाने से पहले दिल्ली में अकेले प्रभुपाद जब बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, किताबों छापने के लिए उनके पास धन नहीं था, धन के लिए लोगों के पास जाना पड़ता था, अकेले उनको सहायता करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था, अकेले ही सब कार्य करना पड़ता था। ऐसे स्ट्रगल अब नहीं रहा। इवन जब प्रभुपाद अमेरिका गए, वहां पे अकेले प्रभुपाद को रहने के लिए कोई जगह नहीं था, अकेले प्रभुपाद स्ट्रगल कर रहे हैं बावड़ी स्ट्रीट में। तो वो स्ट्रगल भी अभी नहीं है। अभी प्रभुपाद के पास
बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, बहुत सारे इवन धन भी है, तो प्रभुपाद की वो स्ट्रगल तो नहीं है, लेकिन स्ट्रगल से मुक्त नहीं है। प्रभुपाद का अभी भी स्ट्रगल चल रहा है, और वो स्ट्रगल नया प्रकार की स्ट्रगल है, उस टाइप की स्ट्रगल नहीं है। अभी प्रभुपाद के पास बहुत कुछ है, और इवन ये जो इस्कॉन सोसाइटी बहुत बड़ा सोसाइटी, इतने सारे डिवोटीज हैं, तो ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट जगह से, डिफरेंट बैकग्राउंड से डिवोटीज आके एक साथ रह रहे हैं, तो उसका भी एक नया चैलेंजेस है, उसका भी कई प्रकार के स्ट्रगल है। ऐसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को चलाना जिसमें हर प्रकार के डिवोटीज आ रहे हैं और एक साथ सेवा कर रहे हैं, तो उसमें कई नया प्रकार के चैलेंजेस उसमें आ रहे हैं, और प्रभुपाद को वो स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो एज ए प्रीचर प्रभुपाद जानते हैं कि ये सब स्ट्रगल जो है कष्ट है, इसीलिए कहीं लोग प्रीच नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब कष्ट कौन सहन करेगा, कौन ये स्ट्रगल सहन करेगा। लेकिन प्रभुपाद वो स्ट्रगल सहन करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके गुरु महाराज का आज्ञा और चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी था। तो प्रभुपाद उन सारे स्ट्रगल को फेस कर रहे थे और उनको एड्रेस कर रहे थे, और साथ साथ केवल स्ट्रगल को फेस नहीं कर रहे थे, उन्होंने साथ साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को और आगे कैसे बढ़ाया जाए और सुंदर कैसे किया जाए, उसके भी साथ साथ प्रयास कर रहे थे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो दो महत्वपूर्ण कार्य है, वो है ग्रंथ का प्रकाश और ग्रंथ का डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो मंदिर का स्थापन। तो इस दोनों चीज प्रभुपाद साथ साथ कर रहे थे। तो जब प्रभुपाद वहां से आए, कुरुक्षेत्र से आए, कुछ दिन दिल्ली में रह के प्रभुपाद गए वृंदावन में, और वहां पे वृंदावन में कुछ समय रह के जो है प्रभुपाद मायापुर गए 1976 में, करीब जनवरी में प्रभुपाद मायापुर गए। करीब 2 महीना पहले ही, गौर पूर्णिमा के 2 महीने पहले ही प्रभुपाद वहां पे गए। और इस दौरान प्रभुपाद ये भी प्रयास कर रहे थे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मैनेजमेंट जो है एक्टिविटीज है, और प्रभुपाद को हर चीज में इन्वॉल्व होना पड़ रहा था। तो प्रभुपाद यही प्रयास कर रहे थे कि ये सारे मैनेजमेंट की एक्टिविटीज जो है वो जीवीसी संभाले, सारे प्रॉब्लम्स को जीवीसी देखे, और प्रभुपाद थोड़ा सा फ्री हो सके, ताकि ये जो किताबों का जो पब्लिकेशन है, जो प्रभुपाद का जो ट्रांसलेशन वर्क है, वो भी प्रभुपाद कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद चाह रहे थे कि ज्यादातर मैनेजमेंट एक्टिविटीज वो जीबीसी संभाले, प्रभुपाद ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। तो ये एक कारण था। दूसरा कारण ये भी था, प्रभुपाद चाहते थे कि जीबीसी ही अभी सारे निर्णय, सारे चीजों का निर्णय करे, ताकि आगे जाके जीबीसी इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जा सके। सारे टेम्पल प्रेसिडेंट्स, अभी तो सब लोग प्रभुपाद जो कहते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन जीबीसी जो कह रहे हैं उसको स्वीकार करे, उसको भी प्रभुपाद को आदत धलवाना है। तो इसीलिए अभी तक जो भी है डायरेक्ट प्रभुपाद को लेटर लिखते थे, प्रभुपाद को फोन करते थे, प्रभुपाद उसके सॉल्यूशन देते थे। लेकिन अब से प्रभुपाद ने सोचा कि अब जो भी प्रभुपाद को आता है वो सारे चीज प्रभुपाद कोशिश करते हैं कि हो सके तो जीवीसी करें, जीवीसी को डेलीगेट कर देते थे। लेकिन प्रॉब्लम्स ऐसे आ रहे थे क्योंकि विशाल हो चुका है इस्कॉन, इतने सारे सेंटर्स हैं, तो प्रॉब्लम्स जब बहुत ज्यादा आ जाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो जीवीसी भी, क्योंकि अल्टीमेटली जीवीसी प्रभुपाद के शिष्य है, और वो भी इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं, कुछ ही साल का कृष्ण भक्ति का एक्सपीरियंस है, तो वो लोग भागते हुए प्रभुपाद के पास आते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस करें। तो ये जीबीसी को प्रभुपाद ट्रेन कर रहे हैं। यद्यपि प्रभुपाद पीछे रह रहे थे, लेकिन आगे जीबीसी को बढ़ा रहे थे। तो कोई भी प्रॉब्लम्स कोई पूछता था, बोलते जीबीसी देखेंगे। तो उस दौरान एक
बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आने लगी इस्कॉन में। तो क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या के डिवोटीज हो गए, कई सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ सब लोग मिलके इस्कॉन का सेवा कर रहे हैं। तो कुछ समय बाद ऐसे देखने लगे कि ये सन्यासी जो है वो जो गृहस्थ है उनकी कार्यकलाप में थोड़ा सा उनको कमियां नजर आने लगी, और जो गृहस्थ है उन सब जो है उनका ये कुछ सन्यासी के लिए कुछ कंप्लेंट्स होने लगी। तो सारे गृहस्थ जो है एक तरह से इकट्ठा हो गए और सन्यासी वो इकट्ठे हो गए। उनका गृहस्थ के लिए थोड़ा सा कुछ कंप्लेंट्स है, गृहस्थ का सन्यासी के लिए कुछ कंप्लेंट्स है। और ये प्रभुपाद जहां भी जाते वो ये सुनने को मिलता है, और ये धीरे धीरे बढ़ते गया, ऐसे बढ़ते गया कि जैसे लग रहा है कि इस्कॉन के डिवोटीज दो पार्ट में डिवाइड होने वाले हैं, दो टुकड़े होने वाले हैं, गृहस्थ अलग, सन्यासी अलग। लेकिन प्रभुपाद फिर भी उस चीज को बोल रहे हैं, लेट जीबीसी डिसाइड कि क्या होना चाहिए, क्या गृहस्थ का क्या रूल होना चाहिए, सन्यासी का क्या होना चाहिए, रोल क्या होना चाहिए इस्कॉन में। और बोले कि जो एनुअल मीटिंग होगा जीबीसी का उसी समय लेट जीबीसी डिसाइड, और जीबीसी जो निर्णय करेगा मैं भी एक तरह से उसी में ही सहमत हूं। तो जब प्रभुपाद मायापुर गए करीब 2 महीने पहले गौर पूर्णिमा से, तो गौर पूर्णिमा में होगा जीबीसी का एनुअल मीटिंग होगा। लेकिन उससे पहले ही जैसे डिवोटीज को पता चल रहा था कि प्रभुपाद आ गए हैं, तो कई जगह जगह से सन्यासी डिसाइपल्स आने लगे और प्रभुपाद को वही प्रॉब्लम्स के बारे में बोलने लगे कि क्या किया जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स नजर में आ रहा है। कि उनको लग रहा है, सन्यासी का कहना है ये है कि जो गृहस्थ, नंबर ऑफ गृहस्थ डिवोटीज काफी बढ़ गए हैं, और उसमें से कुछ डिवोटीज ऐसे हैं जो इस्कॉन के लिए एक तरह से बर्डन है, और उनके जो है वो ऐसे गृहस्थ डिवोटीज कुछ है जो पूरा तरह से समय दे नहीं पाते इस्कॉन में, क्योंकि उनका जो है अपनी फैमिली में ही, उनका भरण पोषण में ही उनका टाइम चला जाता है। तो प्रीचिंग हैम्पर हो रहा है, और वो इस्कॉन के लिए एक बर्डन है, उनकी मेंटेनेंस को देखना एक बर्डन है। तो इस तरह से उनके कई सारे वो चीज था, कंप्लेंट। और गृहस्थ का इस तरह से था कि सन्यासी जो है वो गृहस्थ उसको अंडरमाइन कर रहे हैं, कि गृहस्थ डिवोटीज की सेवा को वो छोटा करके देख रहे हैं, और गृहस्थ डिवोटीज को कह रहे हैं कि जो टेंपल के जो ब्रह्मचारीज हैं उनको कह रहे हैं कि वो गृहस्थ उनको गाइड नहीं कर सकते हैं, तो बेटर है वो सन्यासी के साथ रहे। तो उससे टेंपल के जो ब्रह्मचारीज हैं वो अपनी सेवा को छोड़ के सन्यासी के साथ चले जा रहे हैं। तो इस तरह से उनकी कुछ मतभेद था, और ये प्रभुपाद को बताया। प्रभुपाद ने बोला आप लोग मिलके डिसाइड करो जीबीसी मीटिंग में और बताना क्या रिजोल्यूशन है। तो उन्होंने मीटिंग किया और रिजोल्यूशन लेके आए, कि ये लेके आए कि जो गृहस्थ डिवोटीज है, अगर वो टेंपल में रहे, जो टेंपल के अंदर वो रह नहीं, वो अपने अपार्टमेंट में रहेंगे, या जो टेंपल के जो बड़े फार्म हाउस है, जहाँ पे दूर में बड़े फार्म हाउस, जहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी का वो है, सुविधा है, वहां पे रह के गृहस्थ अपना कार्य करके अपनी फैमिली को चला सकते हैं। तो गृहस्थ मैरिज करने से पहले उनका अपना मीन्स होना चाहिए अपनी फैमिली को चलाने के लिए, ताकि इस्कॉन के ऊपर बर्डन ना हो। प्रभुपाद ने रिजोल्यूशन को सुना और उन्होंने कहा और प्रभुपाद ने बस प्रिंसिपल बताया, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, तो जब तक वो सिंसियर है, सिंसियरली सेवा कर रहे हैं, दे आर वेलकम। तो इस तरह से प्रभुपाद ने अपना प्रिंसिपल बताया। तो उससे फिर थोड़ा सा जीबीसी ने मॉडिफाई किया और करके रिजोल्यूशन पास किया। तो जैसे रिजोल्यूशन पास हुआ और कहीं गृहस्थ डिवोटीज को ये सुने, और कई गृहस्थ डिवोटीज प्रेसिडेंट्स थे, टेंपल प्रेसिडेंट्स थे उस समय, तो वो काफी दुखी हो गए कि जीबीसी रिजोल्यूशन में, और वो समझ गए कि प्रभुपाद तो ऐसे नहीं रिजोल्यूशन लेते। तो वो जो है काफी दुखी हो गए। तो प्रभुपाद को पता चल गया। तो अगले दिन प्रभुपाद
जब मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं तो जीबीसी मेंबर्स से बात कर रहे हैं कि टू मच स्ट्रिक्टनेस इज नॉट गुड। टू मच स्ट्रिक्टनेस अगर हम गृहस्थ डिवोटीज को देंगे तो शायद कोई कर नहीं सकेगा। और प्रभुपाद बताते हैं कि इवन कलयुग में कोई भी, इवन सन्यासी भी 100% चीज को नहीं फॉलो कर सकता है। तो प्रभुपाद वो कोट कर रहे थे कि वाह विप्र की वाह नाशी शूद्र के वनाय जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है, कि कोई भी चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, सब कृष्ण के ही दास हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद प्रपोज किए कि एक काम करते हैं, हम कुछ गृहस्थ डिवोटीज को उनको बोलते हैं कि वो कमिटी बनाए और आप लोग उनको प्रॉब्लम्स बताओ कि इनके साथ ये प्रॉब्लम से इस तरह से ऑब्जर्व किया जा रहा है कि इस तरह से जो है वो टेम्पल के ऊपर बर्डन हो रहे हैं या सेवा नहीं हो रही है, तो उसको रेक्टिफाई करें। तो वही लोग अपना एक रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी बना के लाएंगे। तो जीवीसी जो है उसको एक्सेप्ट किया और प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छा ढंग से उनको समझाया और गृहस्थ प्रेसिडेंट्स को भी बुलाया और सन्यासीस को भी बुलाया और बोले कि हम लोगों को एक दूसरे का जो है, सबका अलग अलग लिमिटेशंस है, लेकिन सभी कृष्ण की दास है और जो जिस पोजीशन में है लेट हिम बी इन दैट पोजीशन। अगर कोई टेंपल प्रेसिडेंट है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, लेट हिम रिमेन टेंपल प्रेसिडेंट। लेट हिम, अगर कोई लीडर हो तो लेट हिम रिमेन दैट लीडर। और अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स हो तो उस प्रॉब्लम्स को आप बताएं, उसको रेक्टिफाई करें। तो इस तरह से प्रभुपाद ने जब बताया तो सारे गृहस्थ डिवोटी, सारे सन्यासी सब एकदम खुश हो गए और जॉयफुली वो लोग प्रभुपाद के रूम से बाहर आए। और प्रभुपाद जो है इस तरह से जो है जीबीसी को किस तरह से एक एक डिसीजन कितना भारी पड़ सकता है इस्कॉन के लिए वो सिखा रहे हैं। और प्रभुपाद उनको पूरा फ्रीडम दे रखे, लेकिन जो है पीछे रहे थे। प्रभुपाद देख रहे हैं कि वो डिसीजंस एक भी अगर गलत हो गया, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी इम्पैक्ट कितने सारे डिवोटीज के ऊपर पड़ सकते हैं, उनकी इमोशनल स्टेट के ऊपर पड़ सकता है। तो प्रभुपाद ने उसको करेक्ट किया। तो यहाँ पे हमें एक शिक्षा रत्न हमें मिलता है। जब हम कोई चीज, कोई टास्क स्पेशली जो बहुत ही सेंसिटिव हो, हाई स्टेक टास्क हो, जब हम किसी को डेलीगेट करते हैं तो ऑफ कोर्स हमें फ्रीडम देना चाहिए ताकि वो अपनी बुद्धि से, अपने उससे निर्णय ले सके, कार्य को कर सके। लेकिन हमें वॉचफुल रहना चाहिए ताकि उनके जो डिसीजंस है वो सही हो और अगर जरूरत पड़े तो हम उनको करेक्ट कर सके, उनको कोर्स करेक्ट कर सके। इस तरह से वो एक्सपीरियंस्ड होंगे। तो इस मायापुर में जब प्रभुपाद आए तो वहां पे जो है उस तुरंत देखे कि लगभग 350 डिवोटीज एयरपोर्ट से बस में करके आए। सब वर्ल्ड के अलग अलग जगह से आए और सब इतना खुशी से गौर पूर्णिमा मनाने आए। और सब लोग जब देखे प्रभुपाद, जब देखे इतने सारे डिवोटीज आए, प्रभुपाद बहुत खुश हो गए। और प्रभुपाद पूछने लगे सबसे कि इन डिवोटीज को सबको जगह मिला कि नहीं, सबको प्रसाद मिला कि नहीं। और तो सब डिवोटीज पूरा साल भर जो है मेहनत कर रहे थे, अलग अलग जगह पे सेवा कर रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो वो सब साल में यहाँ पे आए ताकि प्रभुपाद का दर्शन कर सके, प्रभुपाद से सुन सके और प्रभुपाद उसको जान रहे थे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के साथ भी प्रभुपाद जो है अपना जो मॉर्निंग क्लास है वो दे रहे थे, डिवोटी से मिल रहे थे और डिवोटी को मोटिवेट कर रहे थे ताकि वो जो आए उनकी गौर पूर्णिमा फेस्टिवल बहुत ही सुंदर ढंग से हो। और जब प्रभुपाद यहाँ पे आए तो सारे चारों तरफ देखने लगे कि मायापुर जो टेम्पल है, प्रॉपर्टी है, वो कैसे आगे डेवलप हो रहा है। तो प्रभुपाद जब गए प्रसादम हॉल देखे, इतना बड़ा प्रसादम हॉल, तो उसमें लगभग 1200 डिवोटीज को बिठा के खिला सकते हैं।
तो जब प्रभुपाद देखे तो बहुत इम्प्रेस हुए, और प्रभुपाद ने बताया कि ये इतना बड़ा प्रसाद हॉल, इससे मुझे ये मुझे याद दिला रहा है बॉम्बे के रेलवे स्टेशन की तरह, कि कितना विशाल है, और ऐसे ही होना चाहिए कि सब लोग महाप्रभु की जन्म स्थान पे आ सके, इस मंदिर में आ सके और प्रसाद ले सके। फिर प्रभुपाद मायापुर के जो बाकी जो एरिया है सब जगह पे देखने लगे, और वहां पे कई सारे और जमीन लेने के बात चल रही है, ताकि मायापुर को एज ए सिटी बना सके। तो वहां पे स्कूल होगा, बिल्डिंग्स होंगे, वहां पे कई सारे पोस्ट ऑफिस होंगे, रास्ता होगा, वहां पे कई सारे गौशाला होगा, बहुत सारे चीजें होंगे। तो वहां के जो डिवोटी है सुरभि प्रभु से पूछे कि उसका कोई नक्शा बनाया है क्या? तो उन्होंने नक्शा बनाया, दिखाया कि इस तरह से प्रभुपाद ऐसे ऐसे होगा, विशाल बड़ा सिटी। तो प्रभुपाद ने बोला बहुत अच्छा है, आप इसको फाइनल करके आप गवर्नमेंट को सबमिट करो, ताकि गवर्नमेंट हमें इस लैंड को अप्रूव कर सके, हम उस लैंड को ले सके और ये वास्तव में एक स्पिरिचुअल सिटी बना सके। तो इस तरह से प्रभुपाद ने उन सबको जो है गाइड किया, और मायापुर का गौर पूर्णिमा फेस्टिवल उन्होंने बहुत धूमधाम से मनाया। उसके बाद फिर प्रभुपाद सोचने लगे कि इस दौरान ये सारे प्रॉब्लम्स, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हुआ तो ऐसे अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस आ रहे हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। पहले छोटा जब होता है तो ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। तो लेकिन इस प्रॉब्लम्स के दौरान भी प्रभुपाद की मेन फोकस रहेगा कि उनका अपना ग्रंथ का लिखना जो है, प्रकाशन, वो कंप्लीट हो, वो अपने ट्रांसलेशन कर सके। तो उसके लिए प्रभुपाद को ऐसी जगह चाहिए कि वो शांत में बैठ के वो कर सके, ट्रांसलेशन कर सके। और प्रभुपाद कई बार बताते कि मैं तो जल्दी से लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ट्रांसलेशन कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को टाइम इसलिए लगता है ताकि मैं इस चीज को जो साधारण लोगों को समझ में आए उस तरह से मैं ट्रांसलेट कर सकूं, उस तरह से मैं प्रेजेंट कर सकूं, तो आप सबको समझ में आए, इसलिए मुझे सोचना पड़ता है, इसलिए मुझे समय लगता है, और इसलिए मुझे ये सारे मैनेजमेंट प्रॉब्लम से मुझे दूर रहने की जरूरत पड़ती है। अगर हर रोज ऐसे प्रॉब्लम्स आएगा तो मैं कैसे करूंगा? तो प्रभुपाद ने चुना कि हवाई, जहां पे शांत एनवायरनमेंट है। तो गौर पूर्णिमा का बाद 1976 में प्रभुपाद हवाई गए, और वहां पे जो हनलुलु टेम्पल है वहां पे बैठ के प्रभुपाद अब ग्रंथ की वो कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब थे प्रभुपाद के ट्रांसलेशन स्पीड थोड़ा सा कम हो गया था, और वहां पे जाके फिर प्रभुपाद की ट्रांसलेशन तेज हो गया। प्रभुपाद जो बीबीटी को लिख रहे हैं कि उनकी प्रकाशन कहाँ तक पहुंचा, कि जैसे कुछ ही समय पहले ही बीबीटी ने पूरा 17 वॉल्यूम्स बुक्स को पब्लिश कर दिया, तो उन्होंने बीबीटी ने काफी स्पीड बढ़ा दिए थे पब्लिशिंग का। तो आप प्रभुपाद भी इतना स्पीड से लिख रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि बीबीटी को वेट करना पड़ रहा है कि प्रभुपाद लिखेंगे तभी तो पब्लिश करेंगे। तो 5th कैंटो तक पब्लिश कर चुके थे बीबीटी, अब प्रभुपाद 6th कैंटो भी खत्म करके दे दिए बीबीटी को। तो बीबीटी के पास क्या है, वो रखा हुआ है, बीबीटी को छपना है। अब बीबीटी क्या है कि बीबीटी जो छाप रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो उस तेजी से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि जितना छपे उतना डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ऐसा ना हो कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास बुक्स नहीं है। तो ये एक ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन हो गया कि एक तो टेम्पल के बीच में बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कंपटीशन, कौन सा टेम्पल कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और अब ये कंपटीशन एक नया कंपटीशन है कि डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में और बीबीटी के बीच में, कि डिस्ट्रीब्यूटर उतना तेजी से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जितना तेजी से बीबीटी प्रकाशन कर रहा है। और फिर बीबीटी और श्रील प्रभुपाद के बीच में बीबीटी उतना स्पीड से पब्लिश कर रहा है जितना स्पीड से प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद एक लेटर में लिखते हैं, इट्स वेरी नाइस कंपटीशन, कि बीबीटी इज पब्लिशिंग in the same speed as I am writing, and you are distributing in the same speed that BBT is publishing. But
और प्रभुपाद लिख ले, स्टिल आई एम अहेड ऑफ ऑल ऑफ यू। मैं अभी तक 6 कैंटो खत्म कर दिया और बीबीटी अभी तक 6 कैंटो पब्लिश नहीं किया, तो मैं आगे हूँ, आई एम अहेड ऑफ दैट इन कंपटीशन। तो प्रभुपाद अब 7th कैंटो लिख रहे हैं हॉनोलुलु में, और उसके बाद फिर प्रभुपाद जो पूरा फोकस इसी में दे रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, प्रभुपाद के असिस्टेंट हरीश्वरी प्रभु, वो प्रभुपाद के पास आए, प्रभुपाद ने उनको बुलाया शाम को और बोले कि आज मैं मसाज नहीं लूंगा। प्रभुपाद मसाज लेते हैं, हरीश्वरी प्रभु उनको मसाज करते हैं। तो बोले आज मैं मसाज नहीं कराऊंगा, तो आप मत आना। ठीक है। प्रभुपाद ने उस दिन मसाज नहीं कराया और रात भर प्रभुपाद ने सोया नहीं। पूरा रात भर उन्होंने लिखते गए और उस रात के एंड में सुबह जाके उन्हें श्रीमद् भागवतम का 7th कैंटो वहां पे कंप्लीट किया। तो ये प्रभुपाद का उस रेस में आगे बढ़ने का ये सीक्रेट है कि प्रभुपाद भी दिखा रहे थे डिवोटीज को कैसे जो है वो डिवोटीज को ये बुक्स देने के लिए प्रभुपाद अपना मसाज को सेक्रीफाइस कर दिया है। प्रभुपाद ने सोने का उनका शेड्यूल था, एक तरह से प्रभुपाद के शेड्यूल बहुत टाइट होता था, बहुत पक्के होते थे प्रभुपाद, शेड्यूल को जनरली बदलते नहीं थे। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद को 7th कैंटो बीबीटी को देने के लिए उन्हें उस रात को सोया ही नहीं। तो यहाँ पे भी हमें एक शिक्षा रत्न मिलता है कि क्या, अगर हमने कुछ टाइमलाइन सेट किया है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, तो हम उस टाइमलाइन पे कमिटेड रहें। अगर इसका मतलब हमें अपना शेड्यूल को थोड़ा बदलना भी पड़े, हमें अगर रात को जगना भी पड़े, तो भी हम उस टाइमलाइन को मीट करने का प्रयास करें। तो इसमें जॉय है वास्तव में। और अक्सर हम देखते हैं इसका रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हर समय हमारा नॉर्मल शेड्यूल में हो नहीं पाता है। और हम देखते हैं कई जगह पे, चाहे यात्रा हो चाहे कोई ऐसा प्रोग्राम हो, उसके लिए करने के लिए हमारे रेगुलर शेड्यूल में फिट नहीं बैठता है और उससे फिर डिले होता जाता है। और लेकिन कभी ऐसे जरूरत पड़ जाता है कि उसको डिसरप्ट करना पड़ता है उस शेड्यूल को, लेकिन उसको करना ही करना है। यद्यपि हमें प्रयास तो जरूर करना चाहिए कि ऐसा हमारा शेड्यूल हो, इस तरह से हम डिसिप्लिन लेके चले ताकि ऐसा ना करना पड़े। हम शेड्यूल में रह के अगर टाइमलाइन मीट कर सके तो बेस्ट, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे किसी कारण से, तो उस चीज को कंप्लीट करने के लिए वो जो एक स्पिरिट है कि चलो चाहे उसको कंप्लीट करना ही है, उसके लिए इस चीज को छोड़ दिया, उस चीज के लिए नींद को छोड़ दिया, करके उसको करके आज कंप्लीट करना है। तो ये श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे किया। और बीबीटी भी ऐसे कर रहे थे, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि बीबीटी भी 17 वॉल्यूम्स को पब्लिश करने के लिए वो किस तरह से दिन रात लगे हुए थे। तो और जैसे 7th कैंटो प्रभुपाद ने कंप्लीट किया, तुरंत बाद उन्होंने 8th कैंटो में पे स्टार्ट कर दिया, 8th कैंटो भागवतम का ट्रांसलेशन करना। अब वहां पे जब प्रभुपाद थे तो वहां पे कई सारे और प्रॉब्लम्स आने लगे। तो जैसे हम कहते कि नया प्रॉब्लम्स, जो पहले वो जब प्रभुपाद अकेले थे या जब इस्कॉन स्थापन करने से पहले बावरी स्ट्रीट में इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं था, लेकिन अब ऐसे प्रॉब्लम्स है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण अब ऐसे प्रॉब्लम्स कैसे हो रहा है, क्योंकि प्रभुपाद भी जो है अब इतना बड़ा हो गया कि प्रभुपाद हर जगह पे रह नहीं सकते पर्सन एट द सेम टाइम। प्रभुपाद को एक जगह पे रहना पड़ता है और बाकी सारे सेंटर्स को अपने अपने जो है प्रभुपाद के शिष्य की तरह चलना है। तो कई जगह पे प्रभुपाद की जो डायरेक्ट एसोसिएशन है वो सबको नहीं मिल रहा था। तो प्रभुपाद के कई सारे जो शुरुआत के कुछ शिष्य थे, वो कुछ लोग जो है एक तरह से भक्ति उनकी छूटने लगी। कुछ लोग अब वो क्योंकि प्रभुपाद के संग उनको कम मिल रहे हैं और सम और आदर वो
जो है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कई लोग इस्कॉन को छोड़ दिया। और ये प्रभुपाद के लिए एक सबसे बड़ा एक कष्टदायक इवेंट है। तो जब पहली बार ऐसा हुआ तो प्रभुपाद को और उनकी जो बाकी शिष्यों को लगा ये क्या हो गया, ऐसे क्यों हुआ। लेकिन कुछ समय बाद ऐसे कहीं और भी होने लगे, फ्रीक्वेंटली होने लगे। तो उसके बाद प्रभुपाद ने सोच ली, समझ गए कि इट्स रियलिटी। प्रभुपाद जानते थे कि हर कोई इस चीज को शायद पूरा तरह से फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड ही ऐसा है, उन्होंने ऐसे बैकग्राउंड में बड़े हुए। तो प्रभुपाद ने कहा कि कौन छोड़ के जाता है, इट इज नॉट सरप्राइजिंग, छोड़ के जाएंगे कलयुग में, लेकिन सरप्राइजिंग वो है कि कौन टिके रहते हैं, है ना, कौन जो है लगे रहते हैं। तो प्रभुपाद ने एक्सेप्ट तो कर लिया था कि ये जो है ऐसे हो रहा है, ये होगा, लेकिन जो भी डिसाइपल जाते प्रभुपाद उनको भूल नहीं पाते थे। प्रभुपाद उनके लिए एक तरह से रोते रहते थे कि कब वो वापस आएगा। और प्रभुपाद उनके जो उन्होंने कितना प्रभुपाद को हेल्प किया शुरुआत में, वो प्रभुपाद याद करते हैं। तो ऐसे ही एक डिवोटी जब प्रभुपाद वहां पे थे तो प्रभुपाद से आके मिले और बोले मैं आपका ही हूँ, और प्रभुपाद ने उनको वेलकम किया। और प्रभुपाद ने एक तरह से बहुत रोया उनके सामने, और उनको प्रभुपाद ने बहुत समय दिया और बोले कि आप आ जाओ वापस। और उसके बाद से डेली प्रभुपाद इतना बिजी होते हुए प्रभुपाद उनके लिए लगभग घंटे घंटे उनको समय देते थे एसोसिएशन। और उस एसोसिएशन के द्वारा वापस उनकी जो कृष्ण भक्ति वापस स्ट्रॉन्ग हो गए और वापस उन्होंने सेवा को ग्रहण किया और इस्कॉन को ज्वाइन किया। तो इस तरह से प्रभुपाद को लगा कि इट्स ओनली बिकॉज प्रभुपाद की एसोसिएशन कब मिलने के कारण और माया की स्ट्रॉन्ग एल्योरमेंट के कारण उनके जो ऐसे शिष्य का ऐसे हो रहा है। इट्स नॉट कि वो प्रभुपाद के अगेंस्ट में हो या कृष्ण कॉन्शियस फिलोसफी उनको वो रिजेक्ट कर दिए, नहीं, जस्ट माया का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के कारण। और ये कलयुग में होगा ही, प्रभुपाद बोलते हैं। तो उस तरह से प्रभुपाद समझ गए कि मेरा एसोसिएशन अगर मिलने से हो सकता उनको ऐसा कम होगा। तो प्रभुपाद वहां पे गए तो थे लिखने के लिए, शांति से रहने के लिए, लेकिन प्रभुपाद को लगा कि नाउ इट्स नीड कि प्रभुपाद को फिर से ट्रैवल करना है, जितना हो सकते है अलग अलग मंदिरों में जाना है, और पुराने जो लीडर्स है उनको भी प्रभुपाद को संग देना है। तो इस तरह से प्रभुपाद जो है फिर से टूर पे निकल गए। और वहां पे फिर प्रभुपाद जो है गए, वहां से जो है कई सारे अलग अलग टेम्पल्स में, जैसे डेट्रॉइट में गए। जो लास्ट टाइम जब डेट्रॉइट में वहां पे प्रभुपाद ने नया मंदिर खरीदा था, वो मंदिर देखा कैसे चल रहा है, तो डिवोटीज चला रहे हैं, अच्छा से चला रहे हैं, और देख के प्रभुपाद खुश हुए और वहां पे प्रभुपाद ने जो है डिवोटी का संग दिया। फिर वहां से अलग अलग जगह पे गए, टोरंटो में गए। वहां पे लास्ट टाइम जब प्रभुपाद गए थे तो वहां पे एक मंदिर खरीदने की बात हुआ था, प्रभुपाद ने निगोशिएट किया था लेकिन डील फाइनल नहीं हुआ था। प्रभुपाद ने डिवोटीज को बोल के आया था आप इसको फाइनल करना, और इस बार जब गए तो देखा ये डील फाइनल हो गया और उन्होंने इसको जो है एक्वायर कर लिया है, अब इस्कॉन का टेम्पल बन गया है। तो ऐसे तो अच्छे अच्छे न्यूज भी हो रहा है और ऐसे न्यूज भी हो रहा है, तो क्योंकि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो इस टाइप से चैलेंज, नया चैलेंज आएगा। तो प्रभुपाद वाज रेडी टू फेस दिस चैलेंजेस। तो प्रभुपाद वहां से फिर गए न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क जो उनका पहला सेंटर था, अब उस न्यूयॉर्क में 1966 में प्रभुपाद ने एस्टेब्लिश किया था इस्कॉन, और अब 76 है, तो लगभग 10 साल हो गया। तो अब न्यूयॉर्क में जो है डिवोटीज ने एक बड़ा सा टेम्पल खरीदा है, 12 स्टोरीज बिल्डिंग। और प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क में गए तो प्रभुपाद के जितने भी पुराने डिसाइपल्स है, सीनियर डिसाइपल, सब न्यूयॉर्क में आए और प्रभुपाद को स्वागत किया। प्रभुपाद को लेने आए जयानंद प्रभु,
ड्राइव करने के लिए, जयानंद प्रभु ड्राइव कर रहे थे। वहां पे कीर्तनानंद महाराज भी आए हुए, तमाल कृष्ण महाराज भी थे। तो प्रभुपाद जो है जब टैक्सी में करके, गाड़ी में करके जा रहे थे, जयानंद प्रभु ड्राइव कर रहे, तो प्रभुपाद जयानंद प्रभु का जो है ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि कितना अच्छे डिवोटी है। मुझे याद है, प्रभुपाद कह रहे हैं, मुझे याद है कि जयानंद जो है अपनी टैक्सी ड्राइव करके वो कितने सारे धन मुझे लाके दिया था ये भगवत गीता को छपाने के लिए। उसके बाद फिर प्रभुपाद जब जा रहे थे तो देखिए जो न्यूयॉर्क के रास्ते, डिफरेंट एरिया को देख के प्रभुपाद बोले ये वही है ना, वही नदी है? बोला हाँ यस प्रभुपाद ये नदी है। तो प्रभुपाद बताने लगे मैं जब आया था तो इस नदी के तट पर यहाँ पे मैं आता था, अकेले घूमता था, जो है इस शॉप में जाता था, देखता था कहीं कोई जगह मिलेगा। तो इस तरह से वो पुराना समय को याद कर रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं। और डिवोटीज भी पूछ रहे हैं कि उस समय क्या था प्रभुपाद बताइए थोड़ा सा। तो प्रभुपाद याद कर रहे थे कि कैसे डॉक्टर मिश्र के जगह पे प्रभुपाद रहते थे, कैसे उनका टाइपराइटर चोरी हो गया था। और डिवोटीज बहुत क्यूरियसली वो सब सुन रहे थे। कीर्तनानंद महाराज था तो प्रभुपाद बोले थे शुरू में कीर्तनानंद जो है वो एक ही चपाती खाता था, मैं कितना भी देता था नहीं खाता था। फिर बाद में वो कहा जो है वो यूज्ड टू हो गए। तो कीर्तनानंद महाराज भी बोल रहे थे उस समय एक ही प्लेट होता था, उसी से हम लोग सब जो है प्रसाद लेते थे। इस तरह से उस समय की स्ट्रगल को याद कर रहे थे। और फाइनली प्रभुपाद जब वहां तक पहुंचे, बड़ा सा बिल्डिंग टेम्पल में, तो प्रभुपाद जब एड्रेस कर रहे हैं तो प्रभुपाद ने एड्रेस किया कि सबको थैंक्स बोले। और ये बोले प्रभुपाद ने कि जब शुरू में मैं आया था तो मैं सोचता था ये न्यूयॉर्क में एक टेम्पल हो, लेकिन मैं कहीं प्रयास किया लेकिन कोई टेम्पल मुझे नहीं मिला। प्रभुपाद एक्चुअली कई जगह पे गए थे खरीदने के लिए, लेकिन इतना प्राइस होता था, प्रभुपाद के पास प्राइस नहीं था। और प्रभुपाद बोले टेम्पल के बाद तो दूर, मेरे रहने के लिए, मेरा खुद के रहने के लिए जगह नहीं था। लेकिन आज आप सब लोग, मेरे गुरु महाराज ने आप सबको भेजा और आप सबके प्रयास से, महाप्रभु की कृपा से इतना बड़ा टेम्पल हुए। और प्रभुपाद न्यूयॉर्क में आए थे, वास्तव में वहां पे जो रथ यात्रा, पहला रथ यात्रा न्यूयॉर्क में होगा, उसको उसमें भाग लेने के लिए। तो वो रथ यात्रा बहुत ग्रैंड वे से किया था। और न्यूयॉर्क सब जो सिटी है वो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी है, वहां पे परमिशन मिलना भी एक बहुत बड़ी बात था। तो समहाउ डिवोटीज ने बहुत अच्छा से अरेंज किया, परमिशन लिया, और ये बहुत ही बड़ा ढंग से रथ यात्रा हुआ। प्रभुपाद उस रथ यात्रा में भाग लिया और उस रथ यात्रा में बहुत बड़े बड़े टीवी आए, न्यूज प्रेस आए, और उसमें जो है अगले दिन न्यूज़पेपर में बहुत बड़े बड़े जो है न्यूज छपे कई फोटो के साथ। और वहां पे जो है हेडलाइन था कि ईस्ट मेट्स वेस्ट, वंडरफुल सेलिब्रेशन वेयर ईस्ट मेट वेस्ट। तो ये प्रभुपाद ने जब देखा, प्रभुपाद ने सबको बोला कि इसको बहुत अच्छा ढंग से उन्होंने हेडलाइन लिखा है कि ईस्ट जो है, जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, दे मीट वेस्ट। एंड प्रभुपाद ने बोला इसका क्लिपिंग को काटो और कहीं लोगों को भेजो, इवन इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को भेजो, कि किस तरह से ईस्ट और वेस्ट मिलके वंडरफुल प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो प्रभुपाद वहां पे एग्जांपल देते हैं ब्लाइंड मैन और लेम मैन का। प्रभुपाद बोलते हैं कि जो ब्लाइंड मैन है जो चल नहीं पाता है क्योंकि वो देख नहीं सकता, और लेम मैन है जो चल नहीं पाता है क्योंकि वो देख सकता है लेकिन उसका पास वो पाउस का चल नहीं रहा है, तो वो चल नहीं सकता। लेकिन दोनों जब इकट्ठा हो जाता है, अगर ब्लाइंड मैन को, लेम मैन को ब्लाइंड मैन उठा लेता है अपने कंधों पे, तो जो लेम मैन है, जिसका आंखें है, वो दिखा सकता है, आगे जाने के डायरेक्शन दे सकता है, और ब्लाइंड मैन चल सकता है। बोले उसी तरह इंडिया का स्पिरिचुअल विजन है और अमेरिका का पास विजन नहीं है, लेकिन उनका पास टेक्नोलॉजी है, धन है, तो दोनों मिलके वंडरफुल सिचुएशन बन सकता है। और ये हो रहा है अभी ये न्यूयॉर्क में। तो इस तरह से प्रभुपाद ने उनको बताया। और
वहां पे और भी कई सारे प्रॉब्लम्स आने लगे। प्रभुपाद को पता चला कि कई सारे डिवोटीज हैं जो कई सारे रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कार्य फॉरबिडन है, इस्कॉन के 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को ब्रेक कर रहे हैं उस कार्य को करते हुए। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें धन इकट्ठा करना है और धन हम टेंपल में डोनेशन देंगे तो हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। तो उन्होंने इस तरह से फिलोसॉफी को कुछ लोग, क्योंकि कई लोग आ रहे हैं, कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आ सकता है। तो ऐसे पता चल रहा है कि वो इस तरह से गलत कार्यों को कर रहे हैं, क्योंकि उनको फिलोसॉफी ऐसे लगा कि ये ट्रांसेंडेंटल, हम कुछ भी कर सकते हैं जब अगर हम कृष्ण की सेवा में लगा दें उसके रिजल्ट को। अगर धन प्राप्त हो रहा है उस धन को हम कृष्ण की सेवा में लगा दें तो इट्स ऑल राइट, इट इज ट्रांसेंडेंटल। तो सही गलत करके कुछ नहीं होता। तो लेकिन जैसे प्रभुपाद ने सुना तो प्रभुपाद ने तुरंत उसमें ऑब्जेक्शन किया और उन्हें एक तरह से जीबीसी से लेटर लिखवाया, बोले सारे जगह पे भेजो कि ऐसा वह चीज नहीं होना चाहिए और ऐसे जो है चीज लोगों से हमें डोनेशन भी नहीं लेना है ऐसे कार्य से करते हुए। तो प्रभुपाद बोले कि हमें इस्कॉन को बिल्कुल वो रहना चाहिए ताकि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस के बहाना से हम कोई गलत कार्य ना करें, क्योंकि लोग जो है देखते हैं। तो इस तरह से फिलोसॉफी को डिस्टॉर्ट करते हुए प्रभुपाद जब देखे तो बोले ये कंसर्न है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे थे और प्रभुपाद ने ऐसे इसको बताया। तो इस तरह से यहाँ पे हमें और एक शिक्षा रत्न प्रभुपाद देते हैं कि ऑल्दो हमें कृष्ण जो भी अगर हम कार्य कर रहे हैं उसके रिजल्ट हम कृष्ण को दे रहे हैं, तो केवल रिजल्ट कृष्ण को देने से इट डजंट गिव अस परमिशन कि हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, हम गलत कार्य कर सकते हैं, है ना। हम चोरी कर सकते हैं, हम कोई गलत कार्य कर सकते नहीं, हम लोगों को ब्रेक कर सकते नहीं कर सकते। तो इस तरह से प्रभुपाद ने बताया। तो ऐसे प्रभुपाद को एक एक प्रॉब्लम्स फेस होने लगे। तो वहां से फिर प्रभुपाद लौटे इंडिया और इंडिया में आके प्रभुपाद गए हैदराबाद। तो हैदराबाद में आए प्रभुपाद हैदराबाद के टेंपल के इनॉग्रेशन के लिए। तो हैदराबाद के टेंपल की इनॉग्रेशन शेड्यूल्ड है जन्माष्टमी 1976 में। तो प्रभुपाद जब हैदराबाद में आए तो प्रभुपाद का जो वेलकमिंग था हैदराबाद में वो बहुत ही स्पेशल था। अब प्रभुपाद जहां भी जाते हैं वहां पे तो वेलकमिंग स्पेशल ही होते हैं, डिवोटी सब अपने अपने तरीके से प्रभुपाद का स्पेशल वेलकम करते हैं with enthusiastic devotees and kirtan and all this। बट हैदराबाद का जो वेलकम था वो एक अलग ही था। जैसे ही प्रभुपाद उतरे एयरपोर्ट में आए ऐसे ही कई सारे ब्राह्मण जो श्री संप्रदाय की साउथ इंडियन ब्राह्मण वो सब अपने पैराफर्नालिया लेके आरती प्लेट लेके वो सब आए हुए और वैदिक मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, प्रभुपाद का पर फूल बरस रहे हैं और इस तरह से प्रभुपाद की आरती करते हुए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रभुपाद को लेके जा रहे हैं। सारे जो लोग थे वहां पे एयरपोर्ट में सब देखने लगे ये क्या हो रहा है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण जो कर रहे हैं और क्या स्पेशल चीज है, सब देखने लगे। और इस बीच में प्रभुपाद जा रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि एक रॉयल पर्सन है। और फिर लेके गए और प्रभुपाद पूरा टेंपल तक पहुंचे। टेंपल में भी जाके उनकी ये जो स्वागत खत्म नहीं हुआ, प्रभुपाद को वहां पे बिठाया, वहां पे यज्ञ कुंड था, यज्ञ कर रहे हैं और प्रभुपाद को बिठाया, प्रभुपाद के हाथ में यज्ञ की चीज दे रहे हैं, पुष्प ग्रास दे रहे हैं और वो यज्ञ कर रहे हैं और प्रभुपाद बैठे हुए देख रहे हैं कि वो साउथ इंडियन ब्राह्मण्स आके इस्कॉन को एक तरह से इनॉग्रेशन में वो लोग भी आके भाग ले रहे हैं। तो उसके बाद प्रभुपाद ने शॉर्ट एड्रेस किया और प्रभुपाद ने एड्रेस किए उन ब्राह्मणों को ग्लोरीफाई करते हुए। प्रभुपाद ने बोला अभी कलयुग इतना बढ़ गया है कि गाय हत्या हो रही है, पशु हत्या हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके मुझे अच्छा लगा ये देखते हुए कि अभी भी कुछ अच्छे ब्राह्मण है,
और ये साउथ इंडिया में हम देखते हैं ब्राह्मणिकल कल्चर अभी भी कुछ हद तक प्रिजर्व्ड है, और ये इस्कॉन भी यही चाहता है कि ब्राह्मणिकल कल्चर प्रिजर्व रहे। और आगे जाके प्रभुपाद ने अपने शिष्य को बोला कि उनकी जो कई सारे चीजें वो देखे, उनसे सीख सकते हैं, अगर हम लोग उसको नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद प्रभुपाद अपने कमरे में चले गए, और कुछ दिन बाद अगले दिन प्रभुपाद का वहां पे प्रेस रिलीज था। इस दौरान और एक प्रॉब्लम आ गई इस्कॉन में, समस्या। अब इस्कॉन इतना बड़े हो गए, तो जैसे बड़े होते हैं सबके नजर में आ जाता है। तो क्या नया प्रॉब्लम क्या आया? ये प्रॉब्लम आ गई कि कुछ एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने पार्लियामेंट में ये एक क्वेश्चन रेज किया कि ये जो इस्कॉन है, उस समय इंडिया में इतना इस्कॉन के बारे में सबको नहीं पता था, तो ये जो इस्कॉन है ये क्या है, उनको कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? वो इतना मायापुर में इतना बड़े बड़े लैंड ले लिए, इतने सारे बड़े बड़े बिल्डिंग हो रहा है, जूहू में इतना बिल्डिंग हो रहे हैं, वृंदावन में हो रहे हैं, ये कहाँ से पैसा आ रहा है? ये सारे फॉरेन पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? लीगल है, इलीगल है? इसके पीछे कुछ काला तो नहीं है? इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस तरह से उन्होंने बताया कि ऐसा तो नहीं है कि ये कोई विदेशी का षड्यंत्र है, विदेशी का कुछ चाल है, जैसे वो थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी तरह तो नहीं है। इसको वो करना, इन्वेस्टिगेट करना है। अब इसको लेके सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह कई लोगों ने वो कर लिया, और सब जो है इस्कॉन के डिवोटी सब फॉरेनर्स थे, ज्यादातर फॉरेनर्स थे, और सब एक तरह से शक की नजर से देख रहे थे, कुछ भी हो तो न्यूज़पेपर वाले उसको छाप रहे थे। अब ये एक डिस्टर्बिंग चीज हो गया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब इसकी वजह से जो है बाकी जो और भी कार्य हैं, जो जैसे इस मायापुर में लैंड लेना था, वहां पे गवर्नमेंट को उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, वो स्टॉप हो गई। उसकी वजह से जो डिवोटीज को परमानेंट वीजा मिलना था, वो स्टॉप हो गई, वो नहीं दिया जाएगा। अब ये जो है एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया। प्रभुपाद को भी जीबीसी तो कैसे इसको हैंडल करेंगे, प्रभुपाद सोच रहे हैं इसको, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब उस दिन जो वहां पे जो है एक पॉलिटिकल पर्सन था, पॉलिटिकल लीडर थे, जो इसको हैदराबाद में फेवरेबल थे, वो आ रहे थे, तो उन्होंने अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और प्रभुपाद को बुलाया। तो प्रभुपाद वहां पे गए, प्रेस ने कई सारे प्रश्न पूछा, प्रभुपाद ने आंसर दिया। उन्होंने बोला आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? तो प्रभुपाद ने बोला ये सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है। आपको पता है कि कितने सारे ये ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और उससे इतने सारे लक्ष्मी मिल रहे हैं, वो सारे बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन से। तो प्रभुपाद ने उनको सेटिस्फाई करने का प्रयास किया, तो वो काफी हद तक सेटिस्फाई हुए, लेकिन वो थे सारे स्टेट के जो है कुछ बहस। तो वहां के जो मिनिस्टर्स थे वो तो काफी फेवरेबल थे, और डिवोटीज ने उनको अगले दिन जो जन्माष्टमी टेम्पल इनॉग्रेशन के लिए वहां का हैदराबाद का जो आंध्र प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है उनको भी एज ए चीफ गेस्ट बुलाए, और कई सारे मिनिस्टर्स को। तो प्रभुपाद सारे डिवोटीज को जो है बोले अच्छा से तैयारी हो, ये हो। तो अगले दिन सुबह, जब जन्माष्टमी के दिन सुबह जो है प्रभुपाद ने नोटिस किया कि अभी इनॉग्रेशन होना है, बड़े बड़े लोग आएंगे, तो देखे टेम्पल अभी तक जो है सजाया नहीं गया। तो प्रभुपाद ने वहां मैनेजमेंट्स को बुलाया, बोले कि आज इतना इम्पोर्टेंट डे है, अभी तक टेम्पल में सजाया क्यों नहीं? तो बोले मैं इस सेवा में बिजी हूँ, मैं इस सेवा में बिजी हूँ। तो प्रभुपाद बोले कि कुछ भी आप बिजी हो, लेकिन आज कितने लोग आने में हैं, कितने इंपॉर्टेंट दिन है, फूलों से सजाओ, अम्रपत्ता से सजाओ, जो बनाना ट्री लाके सजाओ, ये होना चाहिए उन लोग आने से पहले। तो एक तरह से प्रभुपाद ने प्रेशर दिया, प्रभुपाद इंटरवीन किया, देखा और उनको बताया कि अभी करना है। तो वो लोग चीफ गेस्ट वगैरह आने से पहले ही ये सब टेम्पल बहुत अच्छे से सजा लिया गया, और सारे चीफ मिनिस्टर आए, और भी कई सारे मिनिस्टर्स आए,
और पॉलिटिकल्स के ही लीडर्स आए। तो वहां का जो प्रेसिडेंट है महांश प्रभु, वो एक तरह से एमसी की तरह कार्य किया। उन्होंने रिक्वेस्ट किया चीफ मिनिस्टर को कि वो वहां पे स्पीच दे। तो चीफ मिनिस्टर आए और चीफ मिनिस्टर बोले, सब लोग जो वहां पे एकत्रित हुए थे सबको स्वागत किया कि इस नया टेम्पल में आपका स्वागत है। और ये टेम्पल को बोले ये एक गॉर्जियस आश्रम है। और बोले मेरा ख्याल से मैंने कितनी जगह देखा है, लेकिन इस टेम्पल की तरह सुंदर इस पृथ्वी में और कोई जगह नहीं देखा। तो इस तरह से और फिर उन्होंने प्रभुपाद के कई सारे ग्लोरीज प्रशंसा किया चीफ मिनिस्टर ने। और उसके बाद एक एक मिनिस्टर आए, बोले, और फिर प्रभुपाद जो है अपना स्पीच दिया। और प्रभुपाद बोले कि ये जो हैदराबाद है, ये हैदराबाद जो है ये वृंदावन ही है, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण है। तो ये केवल हैदराबाद नहीं है, ये जो मंदिर है ये वृंदावन है। तो आप लोग सावधानी से अच्छा से सेवा करो और ये वृंदावन समझ के ये सेवा करो। इसमें मन भगवान की वर्शिप हो या क्लीनिंग हो, दोनों एक ही है, बराबर है। तो इस तरह से फिर धूमधाम से जो है जन्माष्टमी के दिन ये हैदराबाद टेम्पल का उद्घाटन हुआ। तो वहां पे जो डीटीज थे वो राधा मदन मोहन जी का डीटीज था। और वो जो टेम्पल था वो नामपल्ली स्टेशन रोड में था। तो वो किसी एक व्यक्ति ने डोनेट किया था, उनका नाम था कुछ रेड्डी, मिस्टर जी रेड्डी। तो उन्होंने डोनेट किया था। और वो जगह लगभग 950 गज का था, ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था, लेकिन वो एरिया तो था, वो बहुत ही प्राइम लोकेशन पे था सिटी का। और स्टेशन से लगभग 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था। तो बहुत ही सुंदर जगह पे, प्राइम लोकेशन पे ये मंदिर हो गया राधा मदन मोहन जी का। सो श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, इस्कॉन हैदराबाद की जय। तो वहां पे हमें एक शिक्षा रत्न मिलता है कि प्रभुपाद जब वहां पे इंटरवीन किया कि ये सारे कार्य हो रहा है, प्रभुपाद ने एक तरह से वो अपने कार्य में बिजी रह सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद देखा जब ये हुआ नहीं, प्रभुपाद ने इंटरवीन किया, पूछा कि क्यों नहीं हुआ और उसको करो। ऐसे नहीं छोड़ दिया, ठीक है करेंगे, हो सकता है करेंगे, और नहीं किया तो बाद में फिर पूछा कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। बाद में पूछने से फायदा नहीं है। अक्सर हम लोग ऐसे कर लेते हैं, हम उस समय हम नहीं देखते हैं, उस समय हम बोलते नहीं है, और जब बाद में क्यों नहीं सजाया गया, किसका जिम्मेदारी था, उन्हें क्यों नहीं किया। और ये अक्सर हमारा आलसपन के कारण होता है, क्योंकि उसको देखना, मॉनिटर करना, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, उसके लिए अलर्टनेस चाहिए। एंड प्रभुपाद उस अलर्ट थे और उन्होंने देखा जब ये हुआ नहीं तो प्रभुपाद टाइमली इंटरवीन किया। इसको कहते हैं टाइमली इंटरवीन, मतलब समय रहते हुए इंटरवीन करना, ताकि उस चीज को वो समय रहते हुए ठीक किया जा सके। तो टाइमली इंटरवीन करके प्रभुपाद ने बताया, इसीलिए इतना सुंदर से सजाया गया था। और जो आए मिनिस्टर्स आए, उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो ये हैदराबाद टेम्पल का इनॉग्रेशन के बाद प्रभुपाद दिल्ली लौटे, लेकिन प्रभुपाद के माइंड में वही प्रॉब्लम चल रहा है कि अब वो जो एलिगेशन है इस्कॉन के ऊपर, उसको कैसे निपटाया जाए। तो दिल्ली में जब आए तो दिल्ली का सेंटर अब चेंज हो गया था, वहां से आ चुके थे फिरोज शाह रोड, लाजपत नगर, वहां पे आ चुके थे दिल्ली का टेम्पल। तो बंगाली मार्केट से यहाँ पे आ चुके थे लाजपत नगर में। तो वहां पे प्रभुपाद जो है डिवोटीज को बोल रहे थे कि आप कोई पॉलिटिशियन, जो मिनिस्टर्स है या जो मेंबर्स है पार्लियामेंट के, उनसे जो है उनको कल्टीवेट करो और उनसे मेरा मुलाकात कराओ। तो जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो वो थे श्री कृष्ण मोदी, जिन्होंने राधा पार्थसारथी के डीटीज को वो किया था, स्पॉन्सरशिप किया था, वो काफी फेवरेबल थे। तो वो आए थे प्रभुपाद से मिलने, और प्रभुपाद ने उनसे चर्चा किया कि इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करें। क्या जो न्यूज़पेपर ने, जिन्होंने इसको लिखा, और एक न्यूज़पेपर ने भी इस तरह से लिख दिया था कुछ, क्या हम उस न्यूज़पेपर को लिखे, रिप्लाई लिखे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप न्यूज़पेपर को रिप्लाई मत लिखो,
क्योंकि न्यूज़पेपर को रिप्लाई लिखने से वो हो सकता है उसको तोड़ मोड़ के कुछ और ही समझ ले। आप रिप्लाई को मुझे दो और मैं जो है और भी लोगों का साथ मिलके मैं प्रेस को बुलाऊंगा और प्रेस के जो है को मैं प्रॉपर ढंग से प्रेजेंट करूंगा आपका रिप्लाई को। तो इस तरह से वो अपने एक्सपीरियंस से, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से प्रभुपाद को सजेस्ट कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ये जो है, ये जो एलिगेशन ये सब नॉर्मल है कि ऑपोजिशंस की और ये सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में ये सब होता रहता है। सो उसको हमें जो है ये बोलेंगे ही और ये हमें बस उस पे एक एक्शन लेके उसको वो कर देना है, उनके जो डाउट्स है वो डाउट्स को दूर कर देना है। तो बोले कि उसके लिए हमें ऐसा चीज करना है। तो क्या करना है? उन्होंने बोले सबसे पहले तो हम इनविटेशन लिखिए। प्रभुपाद को बोले कि आप एक इनविटेशन लिखिए प्राइम मिनिस्टर को और बाकी मिनिस्टर्स को कि वो एक टीम भेज सकते हैं इस्कॉन के सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो अपनी कॉस्ट पे भेज सकते हैं एंड वी आर ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। वो जाके देख सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं कि क्या एक्टिविटीज हो रही है, कहाँ से क्या आ रहा है, एवरीथिंग दे कैन सी। तो ये आपके साइड से एक स्टेप हम भेज सकते हैं। दूसरा, आप जितने भी रिव्यूज हैं, आपके बुक्स के रिव्यूज हैं, इस्कॉन के रिव्यूज हैं, जो बड़े बड़े लोग उसको प्रशंसा किया हुआ है, न्यूज़पेपर में छपे, उसकी कुछ प्रूफ है? बहुत प्रूफ है। कितने सारे स्कॉलर्स हमारे बुक्स का रिव्यू, गुड रिव्यू दिया हुआ है, प्रशंसा किया हुआ है। अभी कुछ समय पहले ही ये जो न्यूयॉर्क में रथ यात्रा हुआ, ईस्ट मीट्स वेस्ट, इतना सुंदर ढंग से वहां पे पब्लिश हुआ, ये सारे रखा हुआ है। तो प्रभुपाद बहुत पर्टिकुलर थे शुरू से, जितने भी वो इस तरह से न्यूज़पेपर में छपते थे उसको प्रभुपाद बोलते थे डिसाइपल को, आप कटिंग करो, उसको रखो, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करो और उसको रखो। इस तरह से सारे चीज वहां पे था प्रभुपाद के पास। और इसीलिए तो उन्होंने कहा कि वो सारे टेस्टिमोनियल्स, वो जो रिव्यूज है, वो आप उनको भेजो। और साथ में उसके बाद बोले कि उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन सबको एक बार आप वृंदावन में इनवाइट कीजिए प्रसादम के लिए। और फिर प्रभुपाद बोलने लगे लेकिन ये भी तो हमारा बुक से कितना वो आ रहा है, लक्ष्मी आ रहा है, ये भी तो बताना है। बोला हाँ, वो भी आप बताइए कि पूरा अकाउंट्स दीजिए कि ऐसे ऐसे हमें इतना लक्ष्मी बुक सेल से आ रहा है। और प्रभुपाद जब बता रहे थे, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन इतना हो रहा था कि प्रभुपाद बोले इससे इंडिया को तो प्राउड फील होना चाहिए कि इंडिया की कल्चर पूरा वर्ल्ड में वो हो रहा है, लोग इंडिया को ले रहे हैं, फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रहा है, ये तो इंडिया की अच्छी बात है, इंडिया को तो उसके लिए हमें थैंक्स बोलना चाहिए। तो इस तरह से प्रभुपाद, और वो श्री कृष्ण मोदी बोले कोई बात नहीं, आप इसको चिंता मत कीजिए, आप इसको दीजिए, मैं वहां पे जाऊंगा और पार्लियामेंट में मैं इस पॉइंट को रेज करूंगा और इसको डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ऐसे होता रहता है, ये उनके काम ही है ऐसी चीज को रेज करना, क्वेश्चंस रेज करना, डाउट रेज करना, लेकिन हमारा ये काम है कि हम उसको एड्रेस करें। तो इस तरह से प्रभुपाद ने उनको इस प्रॉब्लम को, श्री कृष्ण मोदी को बोला कि आप ही इसको फिर हैंडल कीजिए, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उनके साथ और भी कुछ लोग हैं जो इस्कॉन के फेवरेबल है। तो उन्होंने उसका जिम्मेदारी लिया कि ठीक है, मैं इसको है ना कुछ ही समय में इसको जो भी है एड्रेस करूंगा। तो यहाँ पे भी एक हमें एक शिक्षा रत्न मिलता है कि ये जो रिव्यूज है, गुड रिव्यूज है, टेस्टिमोनियल्स है, दीज आर वेरी गुड एसेट्स, हम सब के लिए हमारा एसेट्स है और उसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए। अक्सर आता है हम है ना उसको नजरअंदाज कर देते हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद शुरू से उसको रखे थे। कुछ समय पहले ही जैसे रथ यात्रा में हुआ, जैसे ही प्रभुपाद ने देखा बोले इसकी क्लिपिंग को रखो, इसको उसको भेजो। तो इस तरह से प्रभुपाद जो है शुरू से रखे थे, इसलिए यहाँ पे काम में आ गया।
तो उसी तरह ये जो रिव्यूज है ये बहुत मुश्किल से कोई देता है, जेन्युइनली कोई देता है, टेस्टिमोनियल से रिव्यूज है, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट है, और इससे जो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में काफी सहायता करता है। तो इसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगती है ना, और लेकिन वो एक्स्ट्रा एफर्ट वर्थ है। उसके बाद फिर जो है और एक प्रॉब्लम्स आए, और वो प्रॉब्लम क्या है कि एक बैक टू गॉड मैगजीन जिसे छपता है, तो बैक टू गॉड मैगजीन में एक आर्टिकल छपा जिसमें जो है वो प्रभुपाद के एक लेक्चर के ऊपर बेस करके डिवोटीज ने वहां पे वो आर्टिकल छपा। उसमें लिखा होता वल्लभाचार्य जो महाप्रभु के पास टाइम के में थे, तो वल्लभाचार्य का और महाप्रभु की कन्वर्सेशन हो रहा था, जिसमें वल्लभाचार्य ने श्रीधर स्वामी की टीका के ऊपर वो अपनी टीका लिखा, और महाप्रभु से जब डिस्कशन हुआ था तो एक तरह से उन्होंने श्रीधर स्वामी का टीका को स्वीकार नहीं किया था वल्लभाचार्य ने, तो इसलिए महाप्रभु ने वल्लभाचार्य का को एक तरह से वो किया था, कॉन्डेम किया था, क्रिटिसाइज किया था कि ये सही नहीं है कि आप श्रीधर स्वामी का जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनकी परपट उनकी टीका को आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, ये सही नहीं है। तो कठोर शब्द में महाप्रभु ने एक तरह से उनको शिक्षा दिया, उनको कंडेम किया, और वो चीज जो है वो ये एक तरह से बैक टू गॉड एंड मैगजीन में छपा है। अब वो बैक टू गॉड एंड मैगजीन जो है वो पहुंच गए किसके पास? श्रीमती मुरारजी के हाथ में। और श्रीमती मुरारजी जो है, जो प्रभुपाद को वो टिकट दिए थे अमेरिका जाने के लिए, वो बहुत ही फेवरेबल है इस्कॉन के, लेकिन श्रीमती मुरारजी वो थे वल्लभाचार्य के फॉलोअर। अब उन्होंने जब इसको देखा और वहां पे जिस तरह से लिखा गया था उसने उनको काफी ऑफेंसिव फील किया, और उन्होंने सोचे कैसे इस तरह से, उनको लगा कि शायद डिवोटीज ने इसको वल्लभाचार्य को नीचा दिखाने के लिए ऐसे लिखा, नीचा दिखाया, तो वो एक तरह से काफी डिसअपॉइंटेड हो गए, और वो प्रभुपाद को लेटर लिखे। अब इस टाइप से प्रॉब्लम्स आप जीवीसी कैसे हैंडल करेंगे? सब प्रभुपाद के पास आते हैं डायरेक्टली। सब प्रभुपाद जो है लेटर देखे, और प्रभुपाद भी एकदम ऑब्वियसली डिस्टर्बिंग है लेटर। तो श्रीमती मुरारजी कहती हैं, लिखती हैं उसमें कि आई हैव पावर, आई कैन डिफेम इस्कॉन, आई कैन उसके अगेंस्ट में जा सकती हूँ मैं, लेकिन मैं नहीं गया। मैं आपको अप्रोच किया कि आप बताइए कि इसमें क्या है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसको जस्टिफाई कीजिए। तो प्रभुपाद का शेड्यूल इतना बिजी था, लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने इसका समय निकाला कि इसको तो करना ही पड़ेगा। आप अब क्या करिए, उन्होंने छाप दिया, अब क्या करिए। प्रभुपाद ने जो है श्रीमती मुरारजी को लेटर लिखे फिर से, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से वल्लभाचार्य को नीचा दिखाने से आपका मन में आप डिसअपॉइंटेड हुए, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसी तरह श्रीधर स्वामी को टीका को एक्सेप्ट नहीं करने के कारण वल्लभाचार्य एक्सेप्ट नहीं किए थे, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु उसको सहन नहीं कर पाए, वो सही नहीं है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको ऐसे बोला। तो आप अभी समझ सकते हैं कि गुरुजन का जो है पूर्ववर्ती आचार्य का निंदा करने से या उनको स्वीकार नहीं करने से कितना कष्ट पहुंचता है। तो उसी तरह महाप्रभु को कष्ट पहुंचा, और जो महाप्रभु ने बताया वो सत्य है, लेकिन ये उसी प्रकार है। महाप्रभु ने इसका मतलब ये नहीं कि उनको रेस्पेक्ट नहीं किए, ये शास्त्र के एक पॉइंट पे चर्चा हुआ था। जिस तरह से दो लॉयर दोस्त जो है आपस में कोर्ट में लड़ते हैं, लेकिन वो वापस जाके अपने गला लगते हैं एक दूसरे से, उसी तरह महाप्रभु और वल्लभाचार्य के बीच में बहुत सुंदर संबंध था। वल्लभाचार्य महाप्रभु को एज ए सीनियर मानते थे, और महाप्रभु भी वल्लभाचार्य का कहीं इनविटेशन स्वीकार करते थे, और हम सब भी वल्लभाचार्य को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो प्रभुपाद लिखे
ये सत्य है, लेकिन जिन्होंने इस मैगजीन में छपा है उनको ये नहीं पता एक प्रिंसिपल है, सत्यम ब्रूयत प्रियम ब्रूयत, कि सत्य को बोलना चाहिए मिठास के साथ, ताकि किसी को जो है कष्ट ना पहुंचे, चोट ना लगे। तो वो मेरे जो शिष्य है जिन्होंने इसको छपा है, वो इस चीज का उनका अभ्यास नहीं है, इसलिए उन्होंने ये इस तरह से छप दिया है। तो आपको मन में कष्ट पहुंचा, इसलिए मैं सॉरी। और जो है लेकिन जो लिखा है वो है सत्य। और इस तरह से उन्होंने प्रभुपाद ने पैसिफाई करने का कोशिश किया, और बोले उसके बाद भी आपको कोई संदेह है तो आप बताइए। तो इस तरह से फिर श्रीमती मुरारजी तो पैसिफाई हो गए। और प्रभुपाद फिर जो है उन डिसाइपल्स को लिखे कि आप इस तरह से जब भी पब्लिक आप मैगजीन वगैरह में आप छपते हो, तो ऐसे ध्यान रखो, स्पेशल ध्यान रखो कि ऐसे कोई चीज हम ना छपे जिससे लोगों का जो सेंटिमेंट्स वो हर्ट हो। तो यहाँ पे हमें एक शिक्षा रत्न मिलता है कि जब हमें सत्य बोलना है, हाँ जरूर, लेकिन उसको हमें पैलाटेबल वे से बोलना है, ताकि किसी का फीलिंग्स को हर्ट ना हो। खास करके जो बड़े लोग हैं, जो इस्कॉन के फेवरेबल हैं, उनको जो है चोट ना लगे। तो इस तरह से प्रभुपाद उन डिसाइपल्स को बोले। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, और प्रभुपाद जो है तैयार थे इस उम्र में भी कि प्रभुपाद उन सारे प्रॉब्लम्स को, ये सारे प्रॉब्लम्स जीवीसी प्रभुपाद को पास कर रहे थे, और प्रभुपाद समझ रहे थे कि सब प्रभुपाद ही केवल हैंडल कर सकते हैं, और प्रभुपाद उसको कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी प्रभुपाद अपना जो बुक राइटिंग है वो कंटिन्यू किए। और प्रभुपाद जो है राधा अष्टमी का दिन दिल्ली में उन्होंने 8th कैंटो को कंप्लीट किया था। प्रभुपाद दिल्ली में थे, 8th कैंटो को कंप्लीट किया और बीबीटी को भेज दिया कि आप ये अभी आपके कोर्ट में है कि आपको ये पब्लिश करना है। और उस दौरान और भी जो है गुड न्यूज आने लगे। जो यशोमती नंदन प्रभु वो अहमदाबाद में एक छोटा सा जगह उन्होंने रेंट में लिया, और वहां पे एक सेंटर स्टार्ट हो गया अहमदाबाद में। और प्रभुपाद लोकनाथ महाराज को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि पद यात्रा करने के लिए बुलक कार्ट में, बैलगाड़ी में करके विलेज प्रीचिंग करना है। तो महाराज भी जो है वो जो है भारतीय थे, तो महाराज उसको इस इंस्ट्रक्शन को लेके बहुत सिंसियरली महाराज करने लगे। और महाराज आगरा में पहुंच के प्रभुपाद को लेटर लिखते हैं कि 5 गांव में वो पहुंच प्रचार कर चुके हैं, और वहां पे उनका जो प्रोसेस है वो इस तरह से रहता है सिस्टम, कि वो सुबह जो है कीर्तन करते हैं और कथा करते हैं, और फिर शाम को भी करते हैं, और सुबह वो कई सारे डोनेशंस उनको मिलता है, राइस, सब्जी और ना मिल्क, और उससे फिर प्रसाद बनाते हैं और शाम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह से रिपोर्ट आया। प्रभुपाद was becoming happy, क्योंकि प्रभुपाद को विलेज प्रीचिंग का भी जो है आइडिया था। जब प्रभुपाद झांसी में थे तो उस समय वो विलेज प्रीचिंग प्रभुपाद ने स्टार्ट किया था, लेकिन फिर कंटिन्यू नहीं हुआ। लेकिन अब जो है प्रभुपाद के शिष्य उसको टेकअप किया और उसको कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जो है इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन को जो है आगे लेके जा रहे हैं। और जो स्ट्रगल शुरू में थे वो स्ट्रगल नहीं रहा, लेकिन नया नया फेस के स्ट्रगल सारे, नया नया रूप का स्ट्रगल सारे थे। और प्रभुपाद वाज हैप्पी टू फेस ऑल दिस स्ट्रगल टू एस्टैब्लिश दिस इस्कॉन सोसाइटी, जो उन्होंने अपना गुरु महाराज के चरणों में ऑफर किया। और फिर प्रभुपाद उसके बाद वृंदावन आए, कुछ समय रहे। और तो वृंदावन में जब प्रभुपाद थे तो वहां पे एक वो आए, विख्यात व्यक्ति आया, पीसी सरकार, जो म्यूजिशियन थे, फेमस म्यूजिशियन थे। तो वो आए और प्रभुपाद से मिले, तो वो एक दोनों मिलके काफी फ्रेंडली बातचीत कर रहे थे। तो म्यूजिशियन जो है पीसी सरकार कुछ कुछ प्रभुपाद को म्यूजिक वो मैजिशियन, जो जादू करने वाला जादूगर, पीसी सरकार। तो वो है, तो प्रभुपाद को कई प्रकार के जादू दिखाने लगे।
तो प्रभुपाद हंसने लगे, हंस रहे थे। तो उन्होंने इस तरह से कुछ कर रहे थे, कॉइन्स निकाले, जो कॉइन्स है, कॉइन्स निकाल के प्रभुपाद के सामने ला रहे थे और हाथ से दिखा रहे थे कि कॉइन्स गायब हो गए, कॉइन्स गायब हो गया। और फिर प्रभुपाद के कान के पीछे से उसी कॉइन को निकाल रहे थे कि देखिए आपके कान से वो कॉइन आ गया। तो हरीश्वरी प्रभु सोच रहे थे ये क्या कर रहे, प्रभुपाद को जादू का वो बनाया, लेकिन प्रभुपाद उसका एंजॉय कर रहे थे, तो वो कुछ बोले नहीं। तो जब दिखा दिया तो प्रभुपाद हंस रहे थे। लास्ट में प्रभुपाद ने पूछा, क्या बहुत अच्छा जादू करते हो, बहुत शक्ति है आपके पास, क्या आप जैसे कॉइन को आप डिसअपियर कर देते हो, गायब कर देते हो, क्या ऐसे आप जन्म मृत्यु जरा वेदी को भी गायब कर सकते हो क्या? तो बोला नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, उसका शक्ति नहीं है। प्रभुपाद ने बोला उसका शक्ति मेरे पास है, मैं ये जन्म मृत्यु जरा वेदी को गायब कर सकता हूँ। तो ऐसे मैजिक मुझे आता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद अब सितंबर 1976 में अभी प्रभुपाद वृंदावन में है। तो आगे हम देखेंगे अगली सेशन में। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं। हम देख लेते हैं हम आज क्या क्या शिक्षा रत्न कलेक्ट किया है। So jewels of lessons collected today. While delegating a high-stake task, give freedom, but keep a watch to do course correction when necessary. जिस तरह से प्रभुपाद ने वो जीवीसी को दिया था जिम्मेदारी हर एक प्रॉब्लम्स का रिजोल्यूशन देने के लिए, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था गृहस्थ सन्यासी के बीच में, और जीवीसी को प्रभुपाद बोल रहे थे कि आप ही लोग निर्णय करो, लेकिन प्रभुपाद पीछे से देख रहे थे कि वो ऐसा तो नहीं है कि उनके डिसीजन से जो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इफेक्ट पड़ जाए। तो इसलिए प्रभुपाद फिर लास्ट में थोड़ा सा उसको अमेंड किया है। Next, stay committed to meet the timeline, even if it means to interrupt normal routine and spend sleepless nights. जिस तरह से प्रभुपाद ने अपनी 7th कैंटो भागवतम का ट्रांसलेशन खत्म करने के लिए प्रभुपाद ने वो अपना मैसेज को जो है वो कर दिया, कैंसिल कर दिया था, और पूरा रात भर जगे रहे कि उसको कंप्लीट करने के लिए उनके ट्रांसलेशन को। और इसी में तो आनंद आता है प्रभुपाद को। नेक्स्ट, गिविंग फ्रूट ऑफ वर्क टू कृष्णा डज नॉट परमिट वन टू डू फॉरबिडन एक्टिविटीज। जिससे कुछ भक्तों का पता चला प्रभुपाद को कि वो ऐसे गलत कार्य कर ले रहे हैं जस्ट बिकॉज टू उससे पैसा आएगा और वो पैसा वो कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। तो लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि वो परमिट नहीं होगा, ये परमिटेड नहीं होगा, ऐसे नहीं करना है कि केवल हम कृष्ण को हम रिजल्ट दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइमली इंटरवेंशन एंड रिमाइंडर कैन सेव वन फ्रॉम पोटेंशियल फेलियर। जैसे हैदराबाद में टेम्पल ओपनिंग के दौरान प्रभुपाद ने देखा कि सजाया नहीं गया, बाकी सब कार्य हो रहा है लेकिन सजाया नहीं अच्छे से, तो प्रभुपाद ने इंटरवीन किया और जो है डिमांड किया कि अभी सजाया जाए, और उसके कारण बहुत अच्छे से सजाया गया था और बहुत जो है इम्प्रेस हुए थे जो गेस्ट आए थे। Good reviews and testimonials are valuable assets. They should be saved with care. जो श्री कृष्ण मोदी ने भी प्रभुपाद को एडवाइस किया था कि वो जो एलिगेशन था उस एलिगेशन को एड्रेस करने के लिए ये जरूरी था कि वो इस्कॉन के फेवरेबल जितने भी टेस्टिमोनियल्स है, रिव्यूज है, वो सबमिट करें, और वो फॉर्चुनेटली वो प्रभुपाद ने रखे थे। तो इसको दे के जो है इसको एड्रेस कर पाए। Next, while telling the truth, speak in a palatable way without hurting the feelings of others. जब आप सत्य को बोलें तो इन ए palatable way से बोलें ताकि ये दूसरे का फीलिंग्स को, सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो। तो इसी के साथ ही आज यहाँ पे विराम देते हैं। ये जो पिक्चर है ये वही हैदराबाद टेम्पल में से आप देख रहे हैं, प्रभुपाद बैठे हुए और जो श्री संप्रदाय के जो ब्राह्मण से वो यज्ञ कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और प्रभुपाद बैठे हुए हैं। तो हम 1 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद
जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद।